नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आज हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री का। ये शुरू करने से पहले कुछ चंद बात रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ी थी, जिसका नाम था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कि व्यापार से लेकर शासन तक अंग्रेज़ों ने कैसे अपना फैलाव किया। पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई, उसने यहाँ कैसे और कहाँ से अपना व्यापार शुरू किया, फिर जो उनका व्यापार था वह युद्ध में कैसे बदला, व्यापार करने आए थे लेकिन युद्ध क्यों कर बैठे। फिर हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। आफ्टर दैट बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी, अंग्रेजी शासन का फैलाव। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का युद्ध टीपू सुल्तान से भी हुआ, इनका युद्ध मराठाओं से भी हुआ। उसके बाद आती है एक मेन वर्ड पैरामाउंटसी, क्लेम्स टू पैरामाउंटसी, दैट इज सर्वोच्चता, कि सबसे बेहतर इनका शासन रहा। देन ए पॉलिसी नेम्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको कहा गया है विलय नीति। आफ्टर दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नए शासन की नींव इन लोगों ने रखी। वह रखी गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के, जो उनके गवर्नर जनरल थे 1773 से लेकर 1785 तक, इनके द्वारा। उसके बाद कंपनी की सेना, आर्मी ऑफ कंपनी। ये सब पॉइंट्स हैं जो हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे। अगर आप इनके लिए डीपली पढ़ने के लिए इससे पहले वीडियो ज़रूर देखें। आइए अब आते हैं चैप्टर 3 पर, जिसका नाम है, जिसकी हेडलाइन है रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब हम बात करते हैं गांव देहात की, ग्रामीण क्षेत्र की। रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये इस पार्ट का उद्देश्य है। एक फ़ोटो देख लेते हैं। ये एक छोटा सा फ़ोटो है, इसमें हमें सामने कोई शासक दिख रहे हैं, साइड में 2 अंग्रेज़ दिख रहे हैं। अब ये कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रॉबर्ट क्लाइव खड़े हैं जो पेपर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये पेपर जो मुग़ल शासक हैं 1765 में, इन्होंने इनको डॉक्यूमेंट दिए थे किस चीज़ के, दीवानी सौंपने के। कहाँ कहाँ की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। 1765 में अंग्रेज़ों को दीवानी मिल चुकी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। द कंपनी बिकम्स द दीवान। अब शुरू करते हैं। द कंपनी बिकम्स द दीवान, कंपनी दीवान बन गई। ऑन 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट्स क्लाइव्स टेंट। हो सकता है कि जो वास्तविक घटना हुई थी यह रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुई हो, जहाँ पर कि कुछ अंग्रेज़ हों और कुछ भारतीय हों, एक विटनेस के तौर पर, एक सबूत के तौर पर, ठीक है। लेकिन जो ऊपर पेंटिंग दी हुई है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि यह एक भव्य समारोह है, टेकिंग प्लेस इन ए ग्रैंड सेटिंग, जो एक बहुत बड़ी समारोह के रूप में दिखाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया? द पेंटर वाज कमीशन, क्योंकि जो चित्र था, जो चित्रकार था, यह उसने बनाया था। किसने? जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन, और जो दीवानी का मिलना था यह अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दीवान बनते ही कंपनी जो थी वह चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, दैट मीन्स आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन चुकी थी। ऑफ द टेरिटरी अंडर इस कंट्रोल, उस जगह की
जो इनके नियंत्रण में आ चुके थे। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग, अब यह सोचना जरूरी था, एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब अंग्रेजों के लिए यह सोचना जरूरी था कि इन जगह पर, इन जमीनों पर शासन कैसे चलाना है और आमदनी को व्यवस्थित कैसे करना है। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। और ये इस तरीके से करना होगा, इसका कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा या पर्याप्त मात्रा में राजस्व वसूल सकें, आमदनी बढ़ा सकें, जिससे कि ये अपनी कंपनी के बढ़ते हुए खर्चों को भी पूरा कर सकें। अ ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी, हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इफ इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। एक व्यापारिक कंपनी के लिए उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदती और बेचती रहे, क्योंकि वह उसका मुख्य काम था, मुख्य उद्देश्य था। ओवर द ईयर्स द कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम क्वेश्चन। और समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। क्यों? बीइंग एन एलियन पावर, क्योंकि वह बाहरी ताकत है, वह बाहर से आई है। इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड। उसको ज़रूरत थी उन लोगों को भी शांत करने की जो पहले से ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। वर्ड याद रखना, पैसिफाई, PACIFY। पैसिफाई का मीनिंग होता है शांत करना। एंड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, और उन लोगों को जो अपनी ताकत और सम्मान अब भी रखते थे। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated। उन लोगों को जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। एलिमिनेट मीन्स ख़त्म करना, एंटायरली एलिमिनेट पूरी तरह से ख़त्म करना। हाउ वाज दिस टू बी डन, अब यह कैसे होगा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, कॉलोनाइज कैसे बनाया, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, अपने संसाधन कैसे जुटाए, कौन से आय के, रिडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और अपनी मनवाफिक जो उनकी इच्छा थी उस फसल की खेती कैसे कराई। फर्स्ट है रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए आमदनी कैसे सोची। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेड। कंपनी दीवान बन चुकी थी, लेकिन वह अब भी अपने आप को व्यापारी की तरह ही रख रही थी। इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम, इसको एक बहुत ज़्यादा मात्रा में आमदनी की ज़रूरत थी, बट लेकिन वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। लेकिन यह मजबूर थी जिससे कि यह उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में डर रही थी। वर्ड ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट एंड कलेक्शन। असेसमेंट होता है किसी चीज़ का आकलन करना, क्या, किसी चीज़ का आकलन करना। एंड कलेक्शन आपको पता है इकट्ठा करना या वसूली करना। दिस एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। अब इनका जो प्रयास था वह यह था कि यह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व या आमदनी हासिल करें और कम से कम कीमत पर, ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी करें और कम से कम कीमत पर यहाँ से बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। विद इन 5 years, 5 सालों में, द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। बंगाल में कंपनी के द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य दुगना हो चुका था। बिफोर
अब एक यहाँ पे जरा सही करना, बिफोर 1865, 1865 से पहले द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया, कंपनी भारत में सामान खरीदती थी। कैसे? बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से सोना और चांदी भारत लाती थी और उसके बदले सामान खरीदती थी। अब अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद से उनको कम लाना पड़ता था, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद से तो बिल्कुल ही उन्होंने वहाँ से सोना चांदी लाना बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ से राजस्व इकट्ठा होने लगा था। तो ये 1865 नहीं है, ये 1865 नहीं है, ये 1765 है। याद रखना, नोट कर लेना, 1765। Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. अब जो आमदनी बंगाल से इकट्ठी होती थी, उससे उसी पैसे से यहाँ का जो सामान था निर्यात करने के लिए वह खरीदा जा सकता था। Soon it was clear that the Bengal economy was facing, यह साबित हो गया था कि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है वह बहुत ज़्यादा गहरे संकट में फंसती जा रही है। आर्टिसंस वर्ड ध्यान दीजिएगा, आर्टिसंस वर डेजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइजेस। आर्टिसंस होते हैं कारीगर, कारीगर गाँव को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उनको ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि वह अपना सामान कंपनी को बहुत सस्ते दामों में दे। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज, जो किसान थे वह अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, जो उनसे देने के लिए बोला गया था। आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, जो कारीगरों का उत्पादन था, जो कारीगरों का काम था वह गिरता जा रहा था। एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स, और जो खेती थी वह चौपट होने की कगार पर थी। देन तब इन 1770 में ए टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, अकाल पड़ा कहाँ पर? बंगाल में, जिसमें कि 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, और इस अकाल में लगभग 1/3 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई थी। ध्यान रखना, ये एक फोटो है बाजार का, क्या है? एक बाजार की पेंटिंग है जो बंगाल में लगती थी, जैसे आपके यहाँ पे मंडी भरती है उस तरीके का बाजार लगता था बंगाल के मुर्शिदाबाद में। ये आप देख भी सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा हुआ जो है बंगाल के मुर्शिदाबाद में साप्ताहिक मंडी लगती थी, जहाँ से लोग अपना जरूरत का सामान खरीदते थे और अपना जो ज़्यादा सामान था उसको बेच देते थे। ठीक है, आइए। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, हमें खेती को सुधारने की ज़रूरत पड़ी। हमें मीन्स ब्रिटिश को, फिलहाल अभी बात ब्रिटिश की हो रही है। इफ़ द इकोनॉमी लॉज इन रेन कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त थी? सर्टेन, आश्वस्त, निश्चित थी कि भाई अगर अर्थव्यवस्था खराब भी होगी, लोग पैसा नहीं कमाएंगे, तो भी क्या कंपनी को पैसा मिल जाता? नहीं मिलता। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स, बहुत से कंपनी कर्मचारी बिगन टू फीड दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड फील, बहुत से कंपनी कर्मचारियों ने सोचा कि हमें भूमि में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट, क्या करना चाहिए? ज़मीन में इन्वेस्टमेंट, निवेश कर देना चाहिए। हैड टू बी एनकरेज, इसको बढ़ावा देना चाहिए। एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड, और जो खेती है उसमें सुधार लाना चाहिए। हाउ वाज दिस टू बी डन, लेकिन यह कैसे किया जाए?
आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, इस प्रश्न पर 2 दशक तक बहस करने के बाद द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड, कंपनी ने अंत में इंट्रोड्यूस कर दिया, लागू कर दी, इंट्रोड्यूस्ड लागू कर दी, क्या? परमानेंट सेटलमेंट। क्या लागू की? परमानेंट सेटलमेंट इन 1793, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। और परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त। क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त। इसका मतलब बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, इस बंदोबस्त के टर्म से द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, जो राजा थे या तालुकदार थे उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, उनको बोल दिया गया कि वो अपने किसानों से पैसा इकट्ठा करें। एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी को रेवेन्यू, कंपनी को राजस्व चुकाने का काम करें। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली, और उन्होंने जो कीमत थी, जो राजस्व की राशि थी, उसको स्थायी रूप से परमानेंटली उसको फिक्स कर दिया। दैट इज इट वाज नॉट बी इंक्रीज्ड इवन इन फ्यूचर, कि यह भविष्य में कभी भी नहीं बढ़ाई जाएगी। इट वाज फेल्ट दैट, यह भी देखा गया कि दिस वुड एंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज coffers and at the same time encourage जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का भी प्रोत्साहन मिलेगा। एनकरेज, याद रखना वर्ड पहले बता चुका हूँ, एनकरेज प्रोत्साहन मिलना। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द लैंड, उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। अब बात आती है कि ये जो लागू की गई थी बंदोबस्ती, स्थायी बंदोबस्त किसने किया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे इंडिया के जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे लागू किया गया। ठीक है, आइए एक और चीज़ देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको रायत का पता होना ज़रूरी है। कोलब्रुक ऑन बंगाल रायत, बंगाल रायत, ये रायट्स नहीं रायत, ध्यान रखना। कोलब्रुक एक राइटर हैं जिन्होंने बंगाल के रायत के बारे में कुछ लिखा है। इन मैनी विलेजेस ऑफ बंगाल सम ऑफ द पावरफुल रायट्स डिड नॉट कल्टिवेट, कुछ ऐसे रायत थे जो खुद खेती नहीं करते थे, बट इंस्टेड गेव आउट देयर लैंड्स टू अदर, इसलिए वो अपनी जो ज़मीन थी वह बटेज पर या पट्टे पर दूसरों को दे दिया करते थे, एक बहुत बड़े लगान के रूप में, मतलब उनसे वो बहुत ज़्यादा लगान लेते थे, उनको ज़मीन दे दिया करते थे। इन 1806 एस.टी. कोलब्रुक, 1806 में एस.टी. कोलब्रुक ने इस काश्तकारों की स्थिति के बारे में कुछ लिखा है। द अंडर टेनेंट, बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों बीच आजीविका, बाय usurious returns for the cattle, seed and subsistence advanced to them, can never extricate themselves from debt. In so subject a state they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation. बटाई को भारी शर्तों और मवेशियों बीच आजीविका व कर्जों के बदले बेकारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब इन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, न ही उन्हें अपनी हालत सुधारने को कोई उम्मीद दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं जो हमने ऊपर परमानेंट सेटलमेंट देखा लागू हो गई, अब उसके बाद भी समस्याओं का सामना
करना पड़ रहा था। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, इस स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्याएं पैदा कर दी। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। अंग्रेजों ने देखा कि जो जमींदार थे वह भूमि की सुधार के लिए भूमि पर ज़मीन पर कोई भी खर्चा नहीं कर रहे थे। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई, और जो रेवेन्यू जो राजस्व निश्चित किया गया था वह बहुत ज़्यादा था। दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, जिसको देने में ज़मींदारों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, नहीं दे पा रहे थे। एनीवन हु फेल्ड पे द रेवेन्यू लॉस्ट जमींदारी, और वह व्यक्ति जो यह रेवेन्यू राजस्व जमा नहीं कर पाता था उससे जमींदारी छीन ली जाती थी। न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी, और ऐसे बहुत सारे जमींदारियां या जमींदारियों को कंपनी ने बकायदा नीलाम किया था। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड, लेकिन 19वीं शताब्दी के पहले दशक में स्थिति बदलने लगी। द प्राइस इन द मार्केट रोज, मार्केट में जो दाम थे चीज़ों के वह बढ़ रहे थे एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, और धीरे धीरे खेती का विस्तार भी हो रहा था। दिस मीन्ड एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज रेवेन्यू। लेकिन इसका मतलब यह था कि जो जमींदार था उसकी आमदनी बढ़ रही थी, लेकिन इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह अपना रेवेन्यू अपना राजस्व तो पहले ही फिक्स कर चुकी थी, वह उसको नहीं बढ़ा सकती थी। इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, अब भी जो जमींदार थे वह ज़मीन को बेहतर करने के लिए कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे, कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट, और कुछ जमींदार तो पहले ही अपनी ज़मीन खो चुके थे जब यह बंदोबस्त लागू की गई थी। अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अभी काफ़ी सारी ज़मींदारों को बिना परेशानी के या बिना निवेश किए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। उनको पता था कि मैं इसमें लगाऊं या न लगाऊं, मुझे फिर भी अभी आमदनी हो रही है। एज लॉन्ग एज जमींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, क्योंकि जो जमींदार थे वह अपनी ज़मीन को किस पर देते थे, टेनेंट्स, किसको, पट्टे पर देते थे और उनसे किराया लेते थे, इसलिए वो भी इस बारे में कुछ दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे कि जब करने वाला दूसरा है तो वही ज़मीन की देखभाल करेगा, मुझे तो आमदनी मिल रही है। ध्यान देना इस बात पर। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव, गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। शब्दों पे ध्यान देना, ऑप्रेसिव, दमनकारी, मतलब कि उनको दबाने वाली लगी। द रेंट ही पेड टू जमींदार वाज हाई, जो किराया उनको जमींदार को देना होता था वह बहुत ज़्यादा था। एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर, और उनका जो ज़मीन पर हक होता था वह बहुत ही असुरक्षित होता था। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, और उनको वह किराया जमा करने के लिए भी क्या लेना होता था, कर्ज लेना पड़ता था। किससे, महाजन से, जो ब्याज पे पैसे देते थे। एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वाज एवेक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस, और जब अगर वो असफल हो जाते थे किराया देने में, रेंट देने में, लगान देने में, तो उनको ज़मीन से निकाल दिया जाता था। और कौन सी ज़मीन से, जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी। कौन सी ज़मीन से, जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी। आइए आगे चलते हैं।
ए न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, एक नई व्यवस्था को लागू किया गया। अभी व्यवस्था लागू की गई थी परमानेंट सेटलमेंट, और किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स कॉर्नवालिस के टाइम में। अब नया सिस्टम कौन सा है यह भी देख लेते हैं। बाय द अर्ली 19th century many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी के काफ़ी अफसरों ने सोचा और कन्विंस किया और बताया कि जो हमारा राजस्व का प्रणाली है, सिस्टम है, यह हमें बदलना चाहिए, यह बदलाव मांग रहा है। हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स परमानेंटली एट ए टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। और हम कैसे इस राजस्व को, इस आमदनी को निश्चित कर सकते हैं उस समय में जब कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत है खर्चे पूरा करने के लिए। कौन कौन से? शासन और व्यापार से संबंधित खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, ट्रेड, व्यापार के खर्चे। इन खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम में वो फिक्स रेवेन्यू कैसे कर सकते हैं? इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था ऑफ द बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी का, इसका अधिकतर एरिया आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में है। एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज थे जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, नाम याद रखिएगा, हॉल्ट मैकेंजी, डिवाइस द न्यू सिस्टम, इन्होंने नया सिस्टम लाया, विच केम इन टू इफेक्ट, जो लागू किया गया इन 1822, 1822 में। कब लागू किया गया? 1822 में। ही फेल्ट दैट, इन्होंने महसूस किया, दैट द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। इन्होंने सोचा या इनको लगा कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक, सोशल, सामाजिक इंस्टीट्यूशन, संस्थान, और उनको बचाए रखना चाहिए। इन्होंने कहा था कि उत्तर भारत समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थान है और इसको बचाए रखना चाहिए। प्रिजर्व मीन्स बचाना। अंडर हिज डायरेक्शन, उनकी दिशा के अकॉर्डिंग, उनके आदेश के अकॉर्डिंग, कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो कलेक्टर्स थे वो एक गांव से दूसरे गांव में गए। इंस्पेक्टिंग द लैंड, गांव की ज़मीन जो थी उसको उन्होंने जांचा। मेजरिंग द फील्ड, खेतों को भी नापा। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स, और विभिन्न कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और अलग अलग समूहों के रीति रिवाजों को भी इन्होंने दर्ज किया। कस्टम एंड राइट्स, रीति रिवाज। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज was added up to calculate the revenue that each village और महल had to pay। और इन लोगों ने गांव में एक एक खेत को अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया था। अब यहाँ पे एक वर्ड आपने पढ़ा, पहले लिखा है विलेज और फिर लिखा है महल। अब ये क्या है आइए आपको बताते हैं। महल अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था उस इकाई के तौर पर। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। अंग्रेजों के रिकॉर्ड में महल को एक टर्म दी गई थी। किसको? या तो कोई एक गांव हो या गांव का एक समूह। अगर कहीं गांव या गांव का एक समूह की बात करनी थी जहाँ से उनको रेवेन्यू मिलता था, जहाँ से उनको राजस्व मिलता था, तो वे उसको महल कहकर संबोधित करते थे। द डिमांड वाज टू रिवाइज पीरियडिकली, दिस डिमांड वाज टू रिवाइज पीरियडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। और इसकी ज़रूरत क्या थी? इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, फिक्स नहीं किया गया, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधन करने की गुंजाइश की गई। भाई इन्होंने देख लिया था कि अगर हमने फिक्स कर दिया तो नुकसान हमारा ही है। कब देखा था? जब इन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। तो यहाँ पे उन्होंने वो गलती नहीं की और यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई यह समय समय पर बदलता रहेगा। द चार्ज
of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman। और यहाँ पे इन लोगों ने एक बदलाव और किया कि जो राजस्व इकट्ठा करने का या कंपनी को अदा करने का जो जिम्मा था, जो वह रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, वह उन्होंने गांव के मुखिया को दी, ना कि किसी जमींदार को। ध्यान रखना, पहले जमींदार की जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ पर गांव के मुखिया की जिम्मेदारी। और इस सिस्टम को, इस प्रणाली को, इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? महलवारी सेटलमेंट। क्या नाम दिया गया? महलवारी सेटलमेंट या महलवारी बंदोबस्ती। अब आते हैं एक नई प्रणाली, नई व्यवस्था की ओर, जो है मुनरो सिस्टम। क्या है? मुनरो सिस्टम। मुनरो भी भारत के मद्रास का गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर, जिसका नाम टॉमस मुनरो था, जो कि 1819 से लेकर और 1826 तक मद्रास के गवर्नर रहे हैं। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज ए सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन वहाँ द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस्ड केम टू बी नोन एज द रेतवार और रेतवारी। लेकिन वहाँ जो प्रणाली या जो व्यवस्था लागू की गई, उसका नाम उन्होंने दिया रेतवार या रेतवारी। याद रखना, रेतवार या रेतवारी। और रेतवारी हमने कहाँ पढ़ा था? जो एक लेखक मिस्टर कोलब्रुक ने कुछ कथन कहा था। ठीक है। इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल, यह छोटे स्केल पर शुरू या टेस्ट, जिसको आप कहते हैं टेस्ट किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड कौन थे? जिसने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया था। जब कंपनी का युद्ध चल रहा टीपू सुल्तान के साथ, तो उसी समय इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया गया था। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी। रीड, मिस्टर अलेक्जेंडर रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि साउथ में देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, यहाँ पर कोई परंपरागत जमींदार नहीं है। ट्रेडिशनल, परंपरागत, ट्रेडिशन, परंपरा, ट्रेडिशनल, परंपरागत जमींदार नहीं है। दिस सेटलमेंट, यह बंदोबस्ती, दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स रायट्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया कि उन्हें सीधे किसानों से, और किसानों को क्या टर्म दी गई है? रायत की, से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे हम किसी ज़मींदार को जिम्मेदारी नहीं देते, हम सीधे जिसकी खेती है, जो खेती कर रहा है पीढ़ियों से, उससे सीधी बात कर लेते हैं। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेवरली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। और उनके जो खेत थे, उनको अलग से और बड़ी सावधानी से क्या किया गया? उनका सर्वेक्षण किया गया। किससे पहले? उनको राजस्व के बारे में बताने से पहले उन लोगों के खेतों को जांचा गया। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश, मुनरो का विचार यह था, मुनरो को लगता था दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज। उसका विचार यह था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। क्या? किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ऑल वाज नॉट वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल वाज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं था। अब क्या ठीक नहीं था? Within a few years after the new systems were imposed, it was clear that all was not well with them. ये नया सिस्टम भी, नई व्यवस्था भी लागू होने के बाद कुछ साल के भीतर उनमें भी समस्याएं दिखाई देने लगी। Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand.
जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, जो किसान थे वह सक्षम नहीं थे उसको चुकाने में। राइट्स फ्लैट द कंट्री साइड, और जो रायत थे वो गाँव से भाग रहे थे। एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स, और बहुत सारे इलाकों में गांव वीरान हो गए थे। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड दैट द न्यू सिस्टम्स वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स। आशावादी अफसरों की, ऑप्टिमिस्टिक वर्ड ध्यान रखना, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, जिसको उम्मीद रहती है, आशा रहती है। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न, रिच होता है संपन्न, जिसके पास सब कुछ होता है। एंटरप्राइजिंग होता है उद्यमशील, एंटरप्राइजिंग उद्यमशील किसान बना देगी। बट दिस डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर का कुछ अंश पूरा कर लिया है। अब हम बाकी चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को देखिए, रिवाइज कीजिए। कुछ हार्ड लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय।